हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था पादपों में श्वसन। और उस टॉपिक में जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। और ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा कि जो ग्लाइकोलाइसिस था उसका अंतिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल था और कुल 4 एटीपी अणु का निर्माण हुआ, जिसमें 2 एटीपी अणु हमारे काम में आ गए और 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ हुआ। आइए इस टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं और उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्रेब चक्र क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो दूसरा चक्र इंपॉर्टेंट है वो है क्रेब चक्र। क्रेब चक्र क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक क्रेब चक्र का एक आरेख बना दिया है ताकि समय की बचत हो। पहले ही एकदम क्लियर मैंने बना दिया है, अब इसको एक एक करके समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेब चक्र। क्रेब चक्र की बात करें तो देखिए, सबसे पहले इसकी खोज की बात करें हम, वैज्ञानिक का नाम है हैंस क्रेब। वैज्ञानिक का नाम क्या है? हैंस क्रेब। हैंस क्रेब्स ने इस चक्र को खोजा था, इसी कारण इसे क्रेब चक्र कहते हैं। मतलब वैज्ञानिक या खोजकर्ता के आधार पर ही इसका नाम पड़ा है क्रेब चक्र। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, खोज की बात हो गई कि हैंस क्रेब ने इसकी खोज की। ठीक है, अब बात करें दूसरा कि जैसे इसके पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के अंदर कहां संपन्न हो रहा था, या ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के अंदर कहां संपन्न हो रही थी? कोशिका द्रव में। वैसे ही क्रेब चक्र कोशिका के अंदर कहां संपन्न होगा? तो ये क्रेब चक्र कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पर संपन्न होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। क्रेब चक्र कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब दूसरी बात करें तो जो क्रेब चक्र है इसका एक और नाम है, इसका नाम है TCA चक्र। TCA चक्र का पूरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र इसका दूसरा नाम है, क्योंकि इसके अंदर जो पहला उत्पाद बनता है वो 6 कार्बन वाला सिट्रिक अम्ल होगा, इस वजह से इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की क्रेब साइकिल की। क्रेब साइकिल की खोज हैंस क्रेब ने की थी। क्रेब चक्र कहां संपन्न होता है? तो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर क्रेब चक्र चलता है। इसका दूसरा नाम TCA चक्र भी है, इसका पूरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रेब चक्र की शुरुआत कहां से हो रही है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा इसको एक बार रफ कर दूं। हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि जो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद था पाइरुविक अम्ल। क्या था? पाइरुविक अम्ल, 3 कार्बन वाला। यह पाइरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद था। क्लियर? अब ये जो पाइरुविक अम्ल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ध्यान से सुनना, वहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कोएंजाइम ए और NAD के साथ क्रिया करता है, जिससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इंपॉर्टेंट बात है, मैं क्या कह रहा हूं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका जो अंतिम उत्पाद था पाइरुविक अम्ल, वो पाइरुविक अम्ल अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि क्रेब चक्र कहां संपन्न हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न हो रहा है। तो यह पाइरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड, कोएंजाइम ए और NAD के साथ क्रिया करता है, जिससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, यह एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, यही आगे क्रेब चक्र को शुरू करेगा। ठीक है, इस वजह से इस एसिटाइल कोएंजाइम को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब चक्र के बीच की, क्रेब साइकिल के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? योजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक कहते हैं। किसको? एसिटाइल कोएंजाइम ए को। इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? तो वो आपको याद रखना, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसको ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के बीच की क्या कहते हैं? योजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, क्रेब चक्र की शुरुआत करें तो सबसे पहले देखो, ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद था वो क्या था? पाइरुविक अम्ल। ध्यान से सुनना,
ये किसका अंतिम उत्पाद था? ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। या इसका दूसरा नाम था, मैंने कल बताया था, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने की थी, एमडेन, मेरोव और पार्नास ने, ठीक है। ये जो पायरुविक अम्ल है ये कहां प्रवेश करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां प्रवेश करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कोएंजाइम ए कार्बन डाइऑक्साइड और एक NAD के साथ क्रिया करता है, जिससे क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। बना दिया मैंने, पहले ही आपको यह समझा दिया था कि एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, ये 3 जल के अणुओं के साथ क्रिया करता है और इसका प्रथम उत्पाद बनता है सिट्रिक अम्ल। क्या बनता है भाई? सिट्रिक अम्ल, जो कि 6 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाला होता है? 6 कार्बन वाला। इसी कारण इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या था? TCA चक्र, इसको दूसरा नाम है किसका? क्रेब्स साइकिल का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एसिटाइल कोएंजाइम 3 जल के अणु के साथ क्रिया करेगा, सिट्रिक अम्ल बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। अब ये जो सिट्रिक अम्ल है ये एकोनिटेज एक एंजाइम आता है। क्या है? एकोनिटेज। एकोनिटेज एंजाइम के साथ क्रिया करता है, जिससे सिस एकोनेटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सिस एकोनेटिक अम्ल बनता है। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को, इस स्टेप को याद करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है इसमें। सिट्रिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम के साथ क्रिया करता है, जिसे सिस एकोनिटिक अम्ल बनता है। उसके अंदर भी कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन वाला ये होता है। फिर ये वापस एकोनिटेज एंजाइम के साथ क्रिया करता है, जिसे बनता है आइसोसिट्रिक अम्ल। क्या बनता है भाई? आइसोसिट्रिक अम्ल। क्या बनता है? आइसोसिट्रिक अम्ल। ये भी 6 कार्बन वाला यौगिक है। फिर ये NAD के साथ क्रिया करता है और NAD किस में बदल जाता है? NADH2 में बदल जाएगा और बनता है ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल। क्या बनता है? ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल। ये भी 6 कार्बन वाला होता है। ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल से एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकल जाता है, जिससे 5 कार्बन वाला, एकमात्र क्रेब्स साइकिल के अंदर 5 कार्बन वाला उत्पाद बनता है, जिसका नाम है अल्फा कीटोगुल्टेरिक अम्ल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रेब्स चक्र में एकमात्र 5 कार्बन वाला यौगिक कौन सा है? तो वो है भाई अल्फा कीटोगुल्टेरिक अम्ल। कौन सा बनता है? अल्फा कीटोगुल्टेरिक अम्ल। अब देखिए, जो अल्फा कीटोगुल्टेरिक अम्ल है ये वापस इससे कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकल जाएगा, जिससे 4 कार्बन वाला बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। क्या बनता है? सक्सिनिल कोएंजाइम ए। इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं और इसी दौरान एक NAD को कहा मिलेगा, जिसे ये NADH2 में बदल जाएगा। फिर ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनाता है सक्सिनिक अम्ल। कैसे बनाता है? तो ये एक GTP के साथ क्रिया करता है, जिसे एक बनता है GDP और ये भी 4 कार्बन वाला होता है, ठीक है। फिर ये सक्सिनिक अम्ल आगे बदल जाता है फ्यूमेरिक अम्ल में, ये भी 4 कार्बन वाला होता है। किस में बदल जाता है? फ्यूमेरिक अम्ल में। और इस दौरान एक FAD बदल जाता है FADH2 में। फ्यूमेरिक अम्ल अब बदलेगा मैलिक अम्ल में, मैलिक अम्ल बदल जाता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में, ठीक है। ये आपके सामने क्रेब्स चक्र है और इस दौरान एक NAD वापस NADH2 में बदल जाता है। तो ये सारे के सारे उत्पाद 4 कार्बन वाले हैं, ये सारे इस साइड वाले 6 कार्बन वाले हैं। एकमात्र 5 कार्बन वाला जो उत्पाद बनता है वो है अल्फा कीटोगुल्टेरिक अम्ल। ये इंपोर्टेंट है क्रेब्स साइकिल का स्टेप। क्लियर है यहाँ तक? एक बार इसको आराम से उतार लीजिए, फिर वापस इसका रिपीट करते एक बार। क्लियर है? देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में हमने देखा कि सबसे पहले इसकी खोज हेंस क्रेब ने की थी। क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है? कोशिका के अंदर। तो ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसका दूसरा नाम TCA चक्र है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रथम जो उत्पाद बनता है वो 6 कार्बन वाला सिट्रिक अम्ल बनता है, इस वजह से इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, तो सबसे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद था पायरुविक अम्ल, जो कि 3 कार्बन वाला था। और एक ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जब होती है, एक ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप चलता है, उस दौरान 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। उनमें से पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड, कोएंजाइम ए और एक NAD के साथ क्रिया करता है और बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस एसिटाइल कोएंजाइम को
ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की क्या करते हैं, कनेक्टिव लिंक करते हैं, योजक कड़ी करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। फिर हमने क्रेब्स चक्र शुरू किया था। क्रेब्स चक्र में हमने कहा कि एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, ये 3 जल के अणु के साथ क्रिया करेगा जिसे बनता है सिट्रिक अम्ल, जो कि 6 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाला होता है, 6 कार्बन वाला होता है। फिर ये सिट्रिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम के साथ क्रिया करता है जिससे बनता है सिस एकोनिटिक अम्ल, ठीक है, ये भी 6 कार्बन वाला होता है। ये वापस एकोनिटेज एंजाइम के साथ क्रिया करता है जिससे बनता है आइसोसिट्रिक अम्ल। क्या बनता है, आइसोसिट्रिक अम्ल। और ये आइसोसिट्रिक अम्ल NAD के साथ क्रिया करता है जिससे बनता है NADH2 और ये बदल जाता है ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल में, ठीक है। ये भी 6 कार्बन वाला होता है और इस ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल से एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकल जाता है जिससे एकमात्र क्रेब्स चक्र के दौरान 5 कार्बन वाला उत्पाद बनता है जिसका नाम है अल्फा कीटो गुल्टेरिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। ये एकमात्र ऐसा उत्पाद है क्रेब्स साइकिल का जो कि 5 कार्बन वाला है, अल्फा कीटो गुल्टेरिक अम्ल। अल्फा कीटो गुल्टेरिक अम्ल से एक वापस कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकल जाएगा और NAD के साथ क्रिया करेगा जिससे NADH2 में बदल जाता है और ये बदल जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम A में, जो कि 4 कार्बन वाला होता है। सक्सिनिल कोएंजाइम एक GTP के साथ क्रिया करता है और बनाता है सक्सिनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल वापस एक FAD के साथ क्रिया करता है और बनाता है फ्यूमेरिक अम्ल। फ्यूमेरिक अम्ल से बनता है मैलिक अम्ल और मैलिक अम्ल से बनता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, जो कि सारे के सारे 4 कार्बन वाले हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये आपके सामने क्रेब्स साइकिल है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, शुक्रिया।